सो बाय दिस टाइम हम एसिड बेसिस की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी उनके बारे में भी बात कर चुके हैं। पहले हमने फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर ली, एसिड्स और बेसिस दोनों की, और अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की भी बात कर चुके। अब बात करेंगे हम थोड़ा सा न्यूट्रलाइजेशन के प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ में होने वाले इम्पैक्ट की, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे सॉल्ट्स की। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। जब हमने कहा हाउ एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर, तो न्यूट्रलाइजेशन की बात होती है। न्यूट्रलाइजेशन is the reaction of acids and bases to give salt and water. एसिड बेसिस की रिएक्शन से सॉल्ट एंड वाटर बनता है। डे टू डे लाइफ में इसका क्या इम्पैक्ट है इसकी बात करेंगे, और फिर इसके साथ ही हम पीएच की बात करेंगे, है ना। पीएच की बात करेंगे मतलब हम बात करेंगे कि किस तरह से एसिड्स और बेसिस या सॉल्ट्स अपनी अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। हम बात करेंगे कि एसिडिक होना या बेसिक होना का मतलब क्या है। व्हेन वी टॉक इन कंटेक्स्ट ऑफ द आयंस, द टाइप ऑफ आयंस प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड और अ बेस। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के डे टू डे लाइफ में होने वाले इम्पैक्ट्स जो हैं उसमें हम बात करते हैं कि जैसे हमारा स्टमक एसिडिटी है, स्टमक एसिडिटी की जब बात करते हैं तो ये बेसिकली एक्यूमुलेशन ऑफ एसिड इनसाइड द स्टमक है। स्टमक में डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलते हैं, और डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो रिलीज़ होते हैं उनके एक्टिवेशन के लिए डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज़ होता है बाय सम स्पेसिफिक सेल्स। हमने लाइफ प्रोसेसेस में पढ़ा है, हम उनको ऑक्जेंटिक या पैराइटल सेल्स बोलते हैं। ये सेल्स जो होती हैं ये HCl रिलीज़ करती हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज़ करती हैं। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्सेसिव हो गया, अगर उसका एक्यूमुलेशन हो गया स्टमक में, तो हमको कुछ अनईजीनेस पता चलती है। उसमें हो सकता है कि एसिडिटी इंड्यूस्ड माइग्रेन या हेडेक हो जाए, या फिर हो सकता है कि नौशिया हो और हमको अच्छा नहीं लगता, मतलब तो एसिडिटी जो है उसको वो एक प्रॉब्लम है जिसे हमें ठीक करना है, तो हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का यूज़ करते हैं। इसके साथ में हम अगर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवाएं तो दिस विल बी अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन विच मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस एंड HCl इज एन एसिड। तो एसिड बेस की रिएक्शन होगी, सॉल्ट एंड वाटर, यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड और वाटर बन जाएगा और एसिड का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। तो जो हमें प्रॉब्लम हो रही थी एसिड की वजह से हो रही थी, अगर एसिड वहाँ पे रहेगा ही नहीं तो हमारी प्रॉब्लम्स भी ठीक हो जाएंगी। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के अलावा सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा भी यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है। फिर देखें कि हमारा जो माउथ है, माउथ का एसिडिटी, माउथ में एसिडिटी क्यों हो जाएगी? लेफ़्ट ओवर फूड पर बैक्टीरियल एक्शन की वजह से एसिड फॉर्मेशन होती है, और वो एसिड हमारे माउथ में एक्यूमुलेट हो सकता है, खास करके तब जब बहुत लंबे समय के लिए हम अपने माउथ का कोई यूज़ नहीं कर रहे हैं। मतलब आफ्टर डिनर हमने ब्रश नहीं किया और हम सो गए, तो हमारा माउथ जो है वो इनएक्टिव रहेगा, और उसमें जो बैक्टीरिया होंगे वो एक्टिव हो जाएंगे। वो जो टीथ के बीच में लेफ़्ट ओवर फूड है उस पर जा कर के फीड करने लगेंगे, और जब ऐसा होगा तो कुछ बाय प्रोडक्ट्स बनेंगे एसिड की फॉर्म में, और वो एसिड्स जो होते हैं वो हमारे टीथ इनेमल को ख़राब कर देते हैं धीरे धीरे करके, नॉट इमीडिएटली बट इट इज़ अ स्लो प्रोसेस। लेकिन जो हमारा टूथ इनेमल है वो कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ है, और ये जो इसका डेंटाइन जिसको हम बोलते हैं वो हमारी बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट है, बावजूद इसके
एसिड के कांटेक्ट में लंबे समय तक रहने पर, मतलब यदि ऐसा परसिस्टेंटली चलता रहे, आपकी आदत ही नहीं है डिनर के बाद में ब्रश करने की, तो ऐसा होगा कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आपके टीथ में कुछ डेंटल कैरीज हो जाएंगी। उसका डिसकलरेशन भी हो सकता है, उसमें छोटा छेद हो सकता है, यानी कि जो आपका इनेमल है वो एसिड की कांटेक्ट में करोड हो रहा है। पीएच की हम बात करते थे, हम कहते थे कि जो पीएच है वो एक स्केल है जिस पर हम अलग अलग इंटेंसिटी ऑफ बीइंग एसिडिक और बीइंग बेसिक देखते हैं। तो हम कहते हैं कि अगर पीएच है तो पीएच क्योंकि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पर बेस्ड एक एंटीलॉग टेबल का वैल्यू है, तो ये H+ आयन कंसंट्रेशन जब मैक्सिमम होता है, यानी जिस समय एसिडिक प्रॉपर्टीज़ मैक्सिमम होती हैं, क्योंकि H+ आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन एसिड, तो अगर एसिडिक प्रॉपर्टीज़ मैक्सिमम हैं तो पीएच मिनिमम होगा। पीएच का वैल्यू मिनिमम होगा। यहाँ पे हम कहते हैं कि पीएच अगर 7 है तो न्यूट्रल, 7 से ज़्यादा बड़ा, 7 के ऊपर जो है वो बेसिक, और पीएच लेस देन 7 एसिडिक, 7 इज न्यूट्रल। ठीक है, H+OH- कंसंट्रेशन बराबर, तो न्यूट्रल सॉल्यूशन, बेसिक OH- कंसंट्रेशन ज़्यादा, एसिडिक H+ आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा। तो यहाँ पे ये ध्यान रखने की बात है कि अगर पीएच ऑफ माउथ बिलो 5.5 चला जाए तो डेंटल कैरीज का खतरा होता है। 5.5 के ऊपर तक तो ठीक है, लेकिन उसके नीचे अगर जाता है तो इसका मतलब ये हमारे डेंटल कैरीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। ठीक है, फिर एक और बड़ा पॉपुलर एग्जाम्पल है कि जो बी स्टिंग होता है या एंट स्टिंग होता है, उसमें भी एक एसिड होता है। ये जो स्टिंग होता है इसमें एक एसिड है जिसको हम बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। या मीथेनोइक एसिड, HCOOH, इट इज मीथेनोइक एसिड, उसका IUPAC नेम है। तो ये जो मीथेनोइक एसिड है, बी स्टिंग में जो एसिड है, उसका क्या होगा कि वो जब हमारी स्किन पर जब स्टिंग करती है तो हमारी स्टिंग पर इरिटेशन होता है, और इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसका जिंक कार्बोनेट विच इज़ नोन एज कैलामाइन ऑइंटमेंट लगा देते हैं स्किन पे, जो कि बेसिक प्रॉपर्टी का होने की वजह से एसिड के साथ में न्यूट्रलाइजेशन करता है और हमारा स्किन इरिटेशन ठीक हो जाता है। फिर सॉइल एसिडिटी, जो हमारे फार्म्स हैं जहाँ पर हम अपनी क्रॉप उगाते हैं, वहाँ पे सॉइल में न्यूट्रिएंट्स का होना ज़रूरी है, साथ ही वहाँ का पीएच भी फेवरेबल होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा एसिडिक है तो प्रॉब्लम हो सकती है। सॉइल एसिडिटी के रीज़न हो सकते हैं, एक तो एसिड रेन हो सकता है, हालांकि ऐसा कम होता है कि एसिड रेन बहुत ज़्यादा हो और उस वजह से सॉइल एसिडिटी हो जाए। ज़्यादा बड़ा रीज़न है ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र्स। केमिकल फर्टिलाइज़र्स का जब ओवर यूज़ होता है तो सॉइल एसिडिक हो जाती है। हम जब उसकी पीएच अगर टेस्ट करवाएं तो हमें पता चलता है कि ये 7 के काफ़ी नीचे चली गई है। और ऐसी कंडीशन में आप अगर सीड सो करेंगे तो एट द टाइम ऑफ सोइंग द सीड हमें बिल्कुल कंफर्म नहीं है कि ये जर्मिनेट होगा कि नहीं। हो सकता है कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एसिड वो वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाए। तो सॉइल एसिडिटी को, फॉर अ गुड क्रॉप सॉइल एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करना ज़रूरी है। इसके लिए हम लाइम वाटर यूज़ कर लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड,
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन, और उसको सब जगह स्प्रे कर देते हैं सॉइल में। हाँ, तो उसमें जो पीएच होता है उसका नॉर्मलाइज हो जाता है, मतलब वहाँ जो एसिड है उस एसिड का न्यूट्रलाइजेशन कर दिया हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की हेल्प से। और भी एग्जाम्पल हमारे डे टू डे लाइफ में एसिडिटी के हो सकते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट के बारे में आपने सुना होगा। इंडस्ट्रियल वेस्ट जनरली एसिडिक होता है क्योंकि द केमिकल्स यूज्ड आर जनरली एसिडिक। तो या तो ट्रू एसिड्स ही यूज़ कर रहे होते हैं हम, तो उसमें जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है जिसमें बहुत सारा एसिड है, अगर हम उसको डायरेक्ट रिवर्स में डाल दें, मतलब जो बड़ी वाटर बॉडीज़ होती हैं सराउंडिंग्स में, रिवर्स हो सकते हैं, लेक्स हो सकते हैं, पॉन्ड्स हो सकते हैं, जो कोस्टल एरिया में हैं, जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ कोस्टल एरिया पर हैं, वो लोग हो सकता है कि ओशन में भी अपना वेस्ट डाल दें। जब एसिडिक वेस्ट वाटर बॉडीज़ में जाता है तो वाटर बॉडी के फ्लोरा एंड फौना को नुकसान पहुंचना तय है, होगा ही होगा, क्योंकि वहाँ पे फ्लोरा एंड फौना समझते हैं ना, फ्लोरा मतलब वहाँ के प्लांट्स और फौना मतलब वहाँ के एनिमल्स। तो जो एनिमल्स जैसे फिशेस हैं, तो फिशेस मे नॉट सर्वाइव इन दैट हाई एसिडिटी वाटर। हो सकता है वो वहाँ से माइग्रेट कर जाएं, भाग जाएं किसी दूसरे रीजन में, और ये भी हो सकता है वो मर जाए। तो ऐसी कंडीशन में हम समझ सकते हैं कि इंडस्ट्रियल वेस्ट को विदाउट गेटिंग प्रॉपर ट्रीटमेंट उसको पानी में डाल देना इज़ अ क्राइम। इट इज़ फॉर श्योर वी आर गोइंग टू हार्म द वाटर बॉडीज़ विच आर नॉट ओनली important ecosystems but also the source of very crucial water which is actually short in many areas of the country. तो इंडस्ट्रियल वेस्ट को हम आफ्टर ट्रीटिंग, ज़रूरी नहीं कि हर जगह वेस्ट डिस्पोजल या वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट ही लगे, यहाँ पर एक न्यूट्रलाइजेशन चैम्बर के थ्रू भी हम इंडस्ट्रियल वेस्ट को गुजार सकते हैं, जहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसा कोई कंपैरेटिवली इकोनॉमिकल न्यूट्रलाइजेशन एजेंट या बेस मिलता है, उससे होकर के, समझो हमने यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया, तो उससे होकर के जब इंडस्ट्रियल वेस्ट निकला था विच इज़ एसिडिक, वो अब सॉल्ट जैसा न्यूट्रल हो जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, और इस अब पानी को डायरेक्ट वाटर बॉडीज़ में विदाउट एनी डाउट डाल सकते हैं हम। हमें कोई ख़तरा नहीं है कि हम उस रिवर को गंदा कर देंगे, वाटर बॉडी को गंदा कर देंगे। एक और एग्जांपल आता है, वो भी पीएच से और न्यूट्रलाइजेशन से एसोसिएटेड है, दैट इज़ मिल्कमैन। वाई अ मिल्कमैन adds baking soda. Milkman adds baking soda to the milk before distribution. ये उन मिल्कमैन की बात हो रही है जो घर घर जा कर के बिना पैक किया हुआ मिल्क डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये वो लोग हैं जो अपने घरों में गाय भैंसें पालते हैं, सुबह बहुत जल्दी उठते हैं और उनका दूध निकालते हैं, फिर वो दूध इकट्ठा जब हो जाता है तो उनको ड्रम्स में भर करके, और उनके जो भी क्लाइंट्स होते हैं, जो भी उनके कस्टमर्स होते हैं, उनको जा कर के घर घर जाके सुबह देते हैं। तो ये जो है ऐसा जो पानी होता है, ऐसा जो मिल्क होता है, उस मिल्क में उसकी पीएच जो होती है वो वैसे तो 7 के आसपास रहना चाहिए, 7 से स्लाइटली अबव, यानी कि स्लाइटली बेसिक। लेकिन एक बैक्टीरिया है, आपने नाम सुना ही है, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस इस मिल्क की कर्डलिंग कर देता है। लैक्टोबैसिलस जो है
वो एक बैक्टीरिया है जो क्या करेगा, मिल्क की कर्डलिंग। मिल्क की कर्डलिंग करना मतलब मिल्क का कर्ड बना देना, सिंपल। और जब कर्ड बन जाएगा तो बेसिकली क्या बन जाएगा, मिल्क में क्या है, कर्ड में क्या है, कंपेयर करें अगर, तो मिल्क में है शुगर जिसको हम बोलते हैं लैक्टोज। इस शुगर से एनर्जी लेने के लिए ही बैक्टीरिया यहाँ पर आया था, और फिर वो उस लैक्टोज शुगर को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा, और इस लैक्टिक एसिड की प्रेजेंस में pH विल गो डाउन। pH अगर नीचे चला गया तो वो मिल्क खराब हो जाएगा। उसको जैसे गर्म, आपने सुना होगा कि दूध फट गया, तो दूध फट जाना वो एक्चुअली देखने में ऐसा लगता है कि वो डिकम्पोज हो गया, इसलिए उसे फटना बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा में। लेकिन हमें समझ जाना चाहिए कि उसकी डिकम्पोजिशन इसलिए हो गई, उसका जो पहले केमिकल स्ट्रक्चर था वो अब नहीं रहा, क्योंकि एसिड वहाँ पर अक्यूमुलेट हो गया, एसिड फॉर्मेशन हो गई, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन हो गई, और ये काम किया बैक्टीरिया ने। ठीक है, तो मिल्कमैन क्या कर रहा है, वो नहीं चाहता कि उसके डिस्ट्रीब्यूशन से पहले कर्डलिंग हो जाए, नहीं तो कोई लेगा नहीं उसका दूध, ख़राब हो जाएगा, वो तो फेंकना पड़ेगा उसको। तो क्योंकि उसको बहुत घरों में जाना है, बहुत सारी जगहों पे जा करके उसको मिल्क डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो वो बेकिंग सोडा इसमें ऐड करके और मिल्क की pH इंक्रीज़ कर देते हैं। जब मिल्क की pH बढ़ा दी जाएगी 9 के आसपास, 9-10 के बीच में कर दी जाएगी, तो ऐसी कंडीशन में इसका बिलो अराउंड 6 या बिलो 7 होना पॉसिबल नहीं होता, इतने छोटे टाइम में जितने में उसने डिस्ट्रीब्यूट कर देना है मिल्क। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में तो फिर सब लोग अपना जो भी मिल्क होता है उसको बॉईल कर लेते हैं, बॉईल करके उसको यूज़ करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन से पहले मिल्क की इस तरह से कर्डलिंग ना हो जाए, इसके लिए टू डिले कर्डलिंग, जो मिल्कमैन होता है वो मिल्क में बेकिंग सोडा मिलाता है। बेकिंग सोडा इज़ बेसिकली अ सॉल्ट, इट इज़ एन एडिबल सॉल्ट, हम इसे खा भी सकते हैं, और इसका pH 9-10 के अराउंड होता है, तो ये बेसिक होता है। तो बेसिक अगर सॉल्ट होगा तो वो भी बेसिस जैसा ही बिहेव करेगा, और इस तरह की किसी भी रिएक्शन को, कर्डलिंग की रिएक्शन को रोके रखेगा जब तक कि मिल्कमैन उसको डिस्ट्रीब्यूट ना कर दे। थोड़ी देर बाद वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, उससे पहले अगर दूध ख़राब ना हो जाए, ये दूध को ख़राब होने से बचाना चाहते हैं तो ये करना पड़ता है। एक और कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर होना चाहिए हमारा, दैट इज़ मार्बल कैंसर। मार्बल कैंसर आपने सुना होगा नाम। मार्बल कैंसर क्या है, ड्यू टू एसिड रेन, जब मार्बल के ऊपर, मार्बल क्या है, मार्बल इज़ कैल्शियम कार्बोनेट, इट इज़ अ मेटल कार्बोनेट, इसके ऊपर अगर कोई सा भी एसिड गिरता है तो हमने ये पढ़ा है कि एसिड्स रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स, एग्जैक्टली लाइक, मतलब मेटल कार्बोनेट जो होता है, कोई भी मेटल कार्बोनेट हो, कैल्शियम कार्बोनेट है, 3 चीज़ें बनाता है। अगर एसिड समझो कि HCl है, तो HCl की रिएक्शन क्या होगी, कैल्शियम क्लोराइड सॉल्ट बनेगा, साथ में 2 चीज़ें फिक्स्ड हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये 2 चीज़ें बन जाएंगी, है ना। तो मार्बल क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट है, एसिड के साथ में रिएक्शन होगा तो ये चीज़ें बन जाएंगी। कार्बन डाइऑक्साइड और H2O से हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है, इसी की वजह से मार्बल अच्छा दिखता है, क्योंकि आप जानते हो ये मिल्की वाइट कलर है। कैल्शियम क्लोराइड से ये कलर पेल या डल हो जाएगा,
हाँ, ऐसा हो जाएगा जैसे ऑफ वाइट हो, तो दैट इज़ अ लॉस। समझो अगर ताजमहल ऑफ वाइट दिखने लग जाए तो हमें अच्छा नहीं दिखेगा उतना जितना आप दिखता है, और कहते हैं कि ये ऑलरेडी थोड़ा डल हो चुका है, इससे पहले और भी अच्छा दिखता था। तो इसका मतलब इस एसिड रेन को ही अगर अवॉइड किया जाए, हाँ, एसिड रेन में आया हुआ एसिड ही तो मार्बल के साथ में रिएक्शन कर रहा है, तो अगर एसिड रेन को अवॉइड कर दिया जाए, एसिड रेन कैसे अवॉइड हो सकती है? किसी भी तरह की रेन को हम अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, अगर एसिड को वहाँ पर अक्यूमुलेट, क्लाउड्स के साथ अक्यूमुलेट होने से रोकना है तो हमको कंट्रोल करना पड़ेगा हमारे जो डे टू डे लाइफ के इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस हैं, जिनकी वजह से एसिड रेन होती है। हार्मफुल गैसेस लाइक सल्फ़र के ऑक्साइड्स या कार्बन के ऑक्साइड्स या नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। कार्बन के ऑक्साइड से उतना खतरा नहीं है, लेकिन नाइट्रोजन और सल्फ़र के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बहुत पॉइजनस गैसेस होती हैं, और वो दे बिकम अ पार्ट ऑफ द क्लाउड्स, और रेन के साथ में वो प्रेसिपिटेट हो जाती, नीचे आ जाती है। तो ऐसे केस जो होते हैं उसमें मार्बल मॉन्यूमेंट्स को नुकसान पहुंचता है, वो ऑब्वियस बात है, पहुंचेगा ही, ठीक है ना। तो ये जो बातें हमने करी हैं, दीज आर बेसिकली एसोसिएटेड विथ एसिड्स। मैं आपकी बुक में भी आपको दिखा दूं कि आपको कौन सी चीज़ पढ़नी है। ये जो इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ है, इसको आप पढ़ लें। सॉइल की बात, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात, टूथ डिके, सेल्फ डिफेंस में हम बात करेंगे। जैसा हनी बी का बी स्टिंग की बात हो रही थी, उसकी बात बाद में करेंगे। तो हम देखें कि पीएच स्केल की जो हम बात कर रहे थे वो क्या है। ये एक स्केल है जो वेरिएशन दिखा रहा है कि कितना वेरिएशन और कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयंस। बेसिकली हमने कहा कि एसिडिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो H+ आयंस की वजह से, H+ आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो एसिडिटी ज़्यादा है, एसिडिक प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा शो करेगा। यहाँ पे हम देखेंगे जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है, pH 0 होता जाता है, 0 के पास पहुँचता जाता है, और एसिडिक नेचर बढ़ता जा रहा है इस तरफ। हाँ, इधर बेसिक नेचर बढ़ता जा रहा है, OH- आयंस मैक्सिमम होते जाएंगे, है ना। तो हाईली एसिडिक इज समथिंग विच हैज़ अ pH नियर 0 और 1। ऐसे स्ट्रॉन्ग बेसेस जिनका 12 से 14 के बीच में pH हो। pH हमको H+ आयन कंसंट्रेशन का आइडिया दे देती है, और pH में एक स्पेसिफिक हम कहते हैं कि यूनिवर्सल इंडिकेटर, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ डाइज यूज़ किया जाता है। उसको हम पेपर की फॉर्म में भी रखते हैं और उसको सॉल्यूशन की फॉर्म में भी रख सकते हैं, दोनों फॉर्म में होता है, और उसकी हेल्प से ये पता लगाया जा सकता है, मतलब कि आपका जो pH है वो कितना है, H+ आयन कंसंट्रेशन कितना है। तो आपकी बुक में इसी तरह का एक लिस्ट दे रखी है जिसमें सलाइवा, बिफोर मील, आफ्टर मील, लेमन जूस, कलरलेस एरेटेड ड्रिंक जिसको आप कोल्ड ड्रिंक कहते हो, कैरेट जूस, कॉफ़ी, टोमेटो जूस, टैप वाटर, 1 मोल ऑफ NaOH, 1 मोल ऑफ HCl। ये एक स्केल दिया हुआ है, दिस इज़ अ 14 पॉइंट स्केल, और इसमें अलग अलग कलर, अलग अलग सब्सटेंस की pH बता रहे हैं। जैसे गैस्ट्रिक जूस का pH इज़ वेरी क्लोज टू 1, इनफैक्ट इट इज़ 1। जो हमारा pH पेपर है उस पर कलर ऑरेंज दिखाई देगा। लेमन जूस, इसका भी हम इसको भी येलोइश या ऑरेंजिश कह सकते हैं। pH जैसे जैसे हम उधर जा रहे हैं बढ़ रहा है। प्योर वाटर का pH जो है वो 7.4 है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10 है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वही है जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हमने एक रिएक्शन पहले देखा था न्यूट्रलाइजेशन के केस में। और सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जो कि वेरी स्ट्रॉन्ग है, अबाउट 14 उसकी pH है। द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, हम कहते हैं ना कि एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है, तो द स्ट्रेंथ
of acids and bases depends on the number of H plus ions and OH minus ions produced respectively. एसिड की H प्लस आयन की वजह से और बेसिस की OH माइनस आयन्स की वजह से स्ट्रेंथ पता चलती है ना। H प्लस आयन ज़्यादा है तो एसिडिक प्रॉपर्टीज ज़्यादा होगी और pH कम होगा। जितना pH कम है समझ लो एसिडिक प्रॉपर्टीज उतनी ज़्यादा है। जो सॉल्यूशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसे टेस्ट कर रहे हैं, वो एक्चुअली एसिडिक इन नेचर है। The strength of acids and bases depends on the number of H plus ions and OH minus ions produced respectively. If we take hydrochloric acid and acetic acid of the same concentration, say 1 molar, then these produce different amounts of hydrogen gas. Acids that give rise to more H plus ions are said to be strong acids, whereas acids that give less H plus ions are said to be weak acids. जैसे हमारा सल्फ्यूरिक एसिड इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, हम उसको किंग ऑफ द एसिड बोलते हैं, लेकिन उसके अलावा नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड के अलावा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आने वाले मिनरल एसिड्स हैं। हाँ, तो ये आपको पीएच के बारे में पता होना चाहिए। वैसे हमने प्रैक्टिकल्स में भी ये चीज़ करवाई थी, जब हम प्रैक्टिकल्स डिस्कस कर रहे थे तब भी हमने इसको डिस्कस किया था, इसलिए ऐसा नहीं है कि हमारे लिए कोई नई बात है। एसिड्स इन अदर प्लांट्स, एक तो हमने नेटल स्टिंग की यहाँ पे बात करनी है। हाँ, नेटल स्टिंग क्या होता है? एक प्लांट होता है नेटल, उसमें वही एसिड जो कि जैसे हमने कहा था फॉर्मिक एसिड या मिथेनोइक एसिड जो कि हनी बी के स्टिंग में है, वही एसिड नेटल प्लांट के स्पाइंस में होता है। हाँ, तो हम कहते हैं कि जो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शन, इसको पढ़ो। इसको पढ़ेंगे कि नेटल इज़ अ हर्बेशियस प्लांट विच ग्रोज इन द वाइल्ड, इट्स लीव्स हैव स्टिंगिंग हेयर। लीव्स उसकी यहाँ पे दिखाई हैं, उस पर छोटे छोटे स्टिंगिंग हेयर होते हैं विच कॉज पेनफुल स्टिंग्स व्हेन टच्ड एक्सीडेंटली। दिस इज ड्यू टू द मिथेनोइक एसिड secreted by them. A traditional remedy is rubbing the area with the leaf of the dock plant. डॉक प्लांट जो है वो वहीं उगता है, विच ऑफन ग्रोज बिसाइड द नेटल इन द वाइल्ड। कैन यू गेस द नेचर ऑफ द डॉक प्लांट? डॉक प्लांट का नेचर बेसिक है, तो एसिड बेस से न्यूट्रल, मतलब नेचर ने जहाँ पर ये स्टिंगिंग हेयर वाला प्लांट उगाया है और जिसमें एसिड होगा तो उसका प्रॉब्लम ठीक करने के लिए सॉल्यूशन भी पास में ही दे दिया है। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ नेचर। तो हम जैसे कि बात कर रहे थे कि नेचुरली अकरिंग एसिड्स, सम ऐसे एसिड्स जिनका सोर्स नेचुरल हो, नेचुरली अकरिंग, जैसे विनेगर हमारा एसिटिक एसिड है, ऑरेंज में सिट्रिक एसिड होता है, टैमरिंड मतलब जो इमली होती है उसमें टार्ट्रिक एसिड होता है, टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड होता है। ये आपको याद रखने हैं, एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, छोटे क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सार मिल्क दैट इज कर्ड, लैक्टिक एसिड होता है, लेमन में सिट्रिक एसिड होता है, या एंड स्ट्रिंग में मिथेनोइक एसिड, नेटल स्ट्रिंग में मिथेनोइक एसिड। हाँ, HCOOH जिसको हम फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं। फॉर्मिक एसिड क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो रेड एंट्स होती हैं जिनमें ये होता है उनको फॉर्मिका बोला जाता है, तो उनके नाम पर इसका नाम पड़ गया फॉर्मिक एसिड। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिख रहे हैं हमको, इन पे नज़र डालें। यू हैव टू सॉल्यूशंस A and B. The pH of solution A is 6 and pH of solution B is 8. Which solution has more hydrogen ion concentration? जो ज़्यादा एसिडिक होगा उसमें H प्लस आयन कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी। इनफैक्ट वो ज़्यादा एसिडिक इसीलिए है क्योंकि उसमें H प्लस आयन कंसनट्रेशन ज़्यादा है, तो उसका pH लेस देन 7 यानी 6 होगा। Which of this is acidic and which one? A is acidic and B is basic. What effect
does the concentration of hydrogen ions aqueous have on the nature of the solution? H प्लस आयन कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी तो एसिडिक नेचर का सॉल्यूशन हो जाएगा. Do basic solutions also have H plus ions? जो बेसिक सॉल्यूशन है उनमें भी H प्लस आयन होते हैं. इफ़ यस देन वाई आर दीज बेसिक? H प्लस आयन और OH माइनस आयंस सभी में होते हैं. एसिड्स में H प्लस आयन है, इसका ये नहीं मतलब कि OH माइनस आयंस नहीं हैं, दोनों होते हैं. जब दोनों बराबर होते हैं तो न्यूट्रल हो जाता है. जब एसिड के H प्लस आयंस की कंसनट्रेशन बढ़ती है तो वो एसिडिक बिहेव करता है, pH कम हो जाता है. और जब बेसिस का जो OH माइनस कंसनट्रेशन है वो इंक्रीज़ होने लगता है तो फिर उसका pH बढ़ जाता है ना. तो pH हमको बताता है, एक इशारा करता है, हमें ये बता देता है कि इसमें हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन ज़्यादा है या कम है. डू बेसिक सॉल्यूशंस ऑल्सो हैव H प्लस आयंस? बेसिक सॉल्यूशन में H प्लस आयन बिल्कुल होते हैं. इफ़ यस देन वाई आर दीज बेसिक? ये क्यों बेसिक होगा? उनमें H प्लस आयंस होते हैं फिर भी वो बेसिक होगा. तो जो बेसिक सॉल्यूशन होते हैं उनमें OH माइनस आयंस आर ग्रेटर एज कंपेयर टू H प्लस आयंस. हाँ, मतलब इनका कंसंट्रेशन कम और इनका कंसंट्रेशन ज़्यादा हो तो सॉल्यूशन बेसिक प्रॉपर्टीज़ शो करने लगता है. Under what soil conditions do you think a farmer would treat the soil of his field with quicklime? Quicklime कैल्शियम ऑक्साइड डाल करके, और या स्लेक्लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और चाक दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट. ये सब बेसिक हैं. बेसिक प्रॉपर्टी वाले जो सब्सटेंसेस हैं उनके सॉल्यूशन को अगर आप अपनी सॉइल में, खेत की सॉइल में डालोगे तो उसका न्यूट्रलाइजेशन, उसमें अगर एसिडिक है वो सॉइल तो उसका न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा. तो हमसे यही पूछा है अंडर व्हाट सॉइल कंडीशन. तो हमारा सॉइल कंडीशन, जब हम सॉइल टेस्ट करवाएं और pH लेस देन 7 आएगी तो फिर हम उसका न्यूट्रलाइजेशन वाला ट्रीटमेंट करवाएंगे, है ना. नहीं तो हमारी क्रॉप ख़राब हो जाएगी. उसमें हम सीड सोक तो कर देंगे लेकिन नया प्लांट नहीं बन पाएगा. ठीक है, तो एसिड बेसिस के बारे में हमने ये बात भी ऐड कर दी. pH, हम pH के बारे में ये ध्यान रखें कि pH पता लगाने के लिए हमारे पास यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है. यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है वो एक डाई ऑफ सेवरल कलर्स है. बहुत सारे कलर्स ने आपस में मिलकर के एक डाई या एक पिगमेंट बना दिया है. हाँ, और उसमें बेसिकली बहुत सारी चीज़ें मिक्स हुई हैं तब जा कर के वो बना है. तो आप उसमें एसिड डालो, बेस डालो, सॉल्ट डालो, वो तीनों को रिस्पॉन्ड करता है और अपना कलर चेंज कर लेता है. उसका कलर येलोइश होता है और उसके कलर्स अलग अलग कलर्स में चेंज होते जाते हैं. वो बताते हैं कि pH कितना है. हैं, कैसे बताएंगे? ये देखो, डीप रेड है तो हाईली एसिडिक, डार्क ब्लू है तो हाईली बेसिक, अगर लाइट ग्रीन है तो इसका मतलब ये न्यूट्रल है. इन बिटवीन दीज टू एवरीथिंग इज एसिडिक, इन बिटवीन दीज टू एवरीथिंग इज बेसिक. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बेसिक है, इसीलिए न्यूट्रलाइजेशन में एसिडिटी के केस में यूज़ किया गया है ना. तो हमने एसिड बेसिस के बारे में सारी बातें पढ़ ली. ये चीज़ भी एक बार नोट कर लो. हाँ, एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस इज मेड अप ऑफ थिक वाइट एंड येलोइश क्लाउड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. जो वीनस है उस पर सल्फ्यूरिक एसिड्स के क्लाउड्स होते हैं और इस वजह से वहाँ पर बहुत हीट होती है ना, वहाँ अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं. इस वजह से वहाँ पर लाइफ पॉसिबल नहीं है. ठीक है, तो एसिड बेसिस के बारे में सारी बातें डिस्कस हो गई हैं. कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी हैं. अब
कल की क्लास में हम सॉल्ट्स के बारे में एक्सक्लूसिवली बात करेंगे, है ना, एवरीथिंग अबाउट सॉल्ट्स एंड देयर इम्पॉर्टेंट केमिकल इक्वेशंस। थैंक यू।